ऊपर वाला बटन अभी बंद कर दो। हाँ चलो देखें भाई, ब्लर तो नहीं आ रहा, देख ले उसको। एक तो ना नोट लिख लो आगे, कितने पॉइंट लिखे थे हमने लास्ट? 5 पॉइंट लिखे थे, तो 6 पॉइंट लिख लो फिर। फाइव पॉइंट्स लिखे थे। सिक्स पॉइंट लिखना उसी का। 6 पॉइंट है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी ऐसे डिफाइन होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल फेवरेबल एरिया फॉर द इवेंट ई एंड टोटल पॉसिबल एरिया। ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी इंटरवल के लिए भी डिफाइन हो सकती है, टाइम इंटरवल के लिए। फेवरेबल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम आ जाएगा। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल टाइम फॉर द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल टाइम। तो ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम से रिलेटेड दे रखी हो, तो उसमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चेंज होकर ऐसे हो जाता है, फेवरेबल टाइम फॉर द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई बाय टोटल पॉसिबल टाइम। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो भी फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इस टाइप के हैं, तो इनमें यही फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लिया। 7th पॉइंट, हटाओ मुझसे। 7th पॉइंट लिखना। 7th पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड n times is equal to 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स इज इक्वल टू 2 रेज पावर n। अच्छा, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स ये लिखें या लिखें n कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, इन दोनों का मतलब सेम है। बताया था ना उस दिन भी, इन दोनों का मतलब है सेम। तो n coins are tossed together simultaneously or a coin is tossed n times, it means the same thing, 2 की पावर n फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ, सर व्हेन अ कॉइन मतलब सिर्फ एक ही कॉइन की बात हो रही है, और n कॉइन्स हो तो कितने भी कॉइन की बात हो सकती है। उस कॉइन को n बार टॉस कर रहे हैं और n कॉइन्स को एक ही बार टॉस कर रहे हैं। दे आर टॉस्ड वंस, उसमें n बार टॉस कर रहे हैं। जैसे एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं या 4 कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में 16 केसेस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when a dice is thrown n times, एक डाई को n टाइम्स फेंकें तो 6 की पावर n, या फिर इसी को बोल सकते हैं n dice are thrown together और simultaneously, it is also same। 2 डाइस को एक बार फेंकें या एक डाई को 2 बार फेंकें, इट मीन्स द सेम थिंग। 6 की पावर 2 36 केस बनेंगे। सो ये हो गया कंप्लीट। अभी वो क्वेश्चन जो पेंडिंग थे वो देख लेते हैं। एक मैं तुम्हें घर से करने के लिए भी दिया था। फिफ्टीन 15.1 इसका क्वेश्चन, एक तो हमारे पास एक्सरसाइज में देखते हैं।
15.1 का क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था स्टार्टिंग से? 1 से 8 सारे कर लिए थे ना? ठीक है, ये सारे हो गए थे। 18, 19, 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। द क्वेश्चन इज सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम। अगर हम एक डाई को रैंडमली ड्रॉप करते हैं कहाँ? एंड ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6। ये डायग्राम दिया हुआ है। इस रेक्टेंगुलर रीजन में अगर हम क्या करें, एक डाई ड्रॉप करें, ठीक है, तो इसका हमें ब्रेड्थ दे रखा है और लेंथ दे रखा है। लेंथ इज 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 2 मीटर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इस सर्कल के अंदर लैंड करे डाई जिस सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है? तो डायमीटर 1 का मतलब रेडियस कितना होगा? 1/2। तो रेडियस विल बी हाफ। हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो डाई है वो इस सर्कल में लैंड करे, जबकि डाई कहाँ लैंड करेगी? इस, यानी डाई को हम कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं? रेक्टेंगल में। प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब रेक्टेंगल में ड्रॉप कर रहे हैं तो कहीं भी गिर सकती है डाई, यहाँ भी या यहाँ भी, दो ही चॉइसेस हैं, करेक्ट? तो सर्कल में पूछा उसने, तो लेट ई बी द इवेंट दैट डाई ड्रॉप्स और दैट डाई ड्रॉप इन द सर्कल। कोई पूछे कि बाउंड्री पे गिर रही है तभी सर्कल माना जाएगा। सर्कल की बाउंड्री और सर्कल के अंदर, वो सारा सर्कल में कवर होता है, ठीक है? तो अगर बाउंड्री पर गिर रही है डाई तो भी वो सर्कल के अंदर मानी जाएगी। हाँ, टच होगी तो वो सर्कल के अंदर आ गई, ठीक है? तो डाई ड्रॉप इन द सर्कल एंड टोटल पॉसिबल एरिया फॉर द डाई। जब हम इस डाई को रेक्टेंगुलर रीजन में ड्रॉप करेंगे तो टोटल पॉसिबल एरिया क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 3 × 2 6 एरिया मीटर स्क्वायर में। पर यहाँ ध्यान दे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अच्छा, तो टोटल पॉसिबल एरिया हो गया फेवरेबल एरिया फॉर द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई। इवेंट क्या है? डाई ड्रॉप इन द सर्कल। तो सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा हमें। सर्कल का एरिया πr²। आर हमने निकाल लिया है, डायमीटर 1 था तो रेडियस 1/2, कितना बन गया? π/4 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। फेवरेबल एरिया फॉर द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई बाय में टोटल पॉसिबल एरिया। तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास, ये है π/4 डिवाइड बाय 6। ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, कैंसिल हो गया। तो पाई डिवाइड बाय 6 × 4 इज 24। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे तो नहीं रखी ना 22/7, तो यहीं पर आंसर ले लेंगे हम। यही आंसर, इसी फॉर्मेट में आंसर है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो π/24 दैट इज द आंसर। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर वो पूछे इट विल नॉट लैंड इनसाइड द सर्कल, तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो इट विल लैंड आउटसाइड द सर्कल। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी नोट करना है या हो जाएगा? ठीक, चलें आगे। अब ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल है, उसमें वो टाइम वाला क्वेश्चन है, शायद से 11th एग्जाम्पल है। 10th एग्जाम्पल पे आना। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम 304 पेज पे लास्ट में, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time before within 2 minutes after the start playing। ऐसी गेम खेली होती है हमने, है ना, नॉर्मली, ठीक है? जब वो प्ले स्टॉप करता है तो वही उसकी बारी आ जाती है, ऐसी वो वाली गेम होती है। तो क्या कहता है कि द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट्स। यानी 2 मिनट तक, उसको 2 मिनट तक बोला हमने कि 2 मिनट तक कभी भी तुम स्टॉप कर दो, रैंडम ही करेगा वो, विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 मिनट्स हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग? तो हमारे पास अब फेवरेबल टाइम कितना हुआ टोटल? 2 मिनट। सपोज कि वो 0 से तो 20 पर आ जाएगा। अब उसने क्या, फर्स्ट हाफ मिनट में उसको स्टॉप करना है। फर्स्ट हाफ मिनट का मतलब क्या हो गया? 30 सेकेंड्स, ठीक? यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितने सेकेंड्स हुए? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स का मतलब हाफ मिनट, और यहां से लेकर यहां तक कितने मिनट है हमारे पास?
2। तो अगर हम ई इवेंट मान लें कि जो म्यूजिक है वो फर्स्ट हाफ मिनट में स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इतने टाइम में म्यूजिक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से म्यूजिक चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, और वो कब तक चलेगा म्यूजिक, यहाँ तक वो स्टॉप कर सकता पर्सन। हमने उसको कहा कि 2 मिनट में कभी भी स्टॉप कर दे, चाहे 2 पर ही स्टॉप कर दे। विद इन 2 मिनट्स का मतलब क्या होगा कि 2 मिनट्स के अंदर कहीं पर भी स्टॉप कर सकता वो। हमने कहा है कि क्या चांस है कि वो इसके बीच में स्टॉप कर देगा। तो इसके बीच में स्टॉप करने का क्या चांस है, इसका कितना टाइम आ रहा है, इतना फेवरेबल टाइम हो गया, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वेयर ई इज द इवेंट दैट द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक विल स्टॉप द म्यूजिक विद इन फर्स्ट हाफ मिनट और 30 seconds. It is favorable time for the happening of event E divided by total possible time. तो टोटल टाइम है 2 मिनट और फेवरेबल टाइम कितना है 1/2। तो कितना आंसर आएगा 1/4। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते थे, फेवरेबल टाइम 30 सेकंड्स है तो आपको टोटल टाइम भी सेकंड्स में लेना है, 120 सेकंड्स 2 मिनट में। तो कितना आंसर आ गया, जैसे मर्जी लिख लो, हो जाएगा। बस ये इवेंट को एक्सप्लेन कर देना, ये आंसर आ गया। ऐसे ही लेंथ के ऊपर बनेगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा फॉर्मूले में, फेवरेबल डिस्टेंस बाय में टोटल डिस्टेंस। ठीक, ये हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन तो सेम वही है ना, जो भी बताया मैंने, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी वाला। चलो ये क्वेश्चन हो गया। और क्या पेंडिंग था इसके अंदर, 24 मैंने घर से करने के लिए दिया था। आ गया आंसर, क्या आंसर आया पहले वाले का 25/36 और दूसरे वाले का 11/36। बिल्कुल 5 2 बार तो लेंगे नहीं, एक ही बार लेंगे, तो 11/36 कर लिया गया सभी ने। ठीक है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंके। प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, दैट इज, कौन कौन सी आउटकम है वो, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। लास्ट क्या आएगा, इसमें डबलेट कितने होते हैं 6, 1 1 2 2 ये सबको डबलेट बोलते हैं, 6 डबलेट हैं, बाकी सारे डिफरेंट नंबर है। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, इसको बाद में करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, पहले सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जैसे मर्जी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सेकंड पार्ट, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, let E be the event that 5 will come up at least once, कम से कम एक बार 5 आए दोनों डाइज में। therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट क्या दूं या आउटकम क्या दूं, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फॉर द इवेंट E इज इक्वल टू व्हाट, मुझे निकालना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में कितने आउटकम है, गिन लेता हूं। तो नाउ E टेक्स, E की वैल्यू क्या होगी, E टेक्स 5 1, उसने कहा था कि 5 विल कम अप एटलीस्ट, कम से कम एक बार आए, तो एक बार आ गया 5 पहले, 5 2 5 3 5 4, 2 बार भी आ सकता है, कम से कम एक बार क्या है तो 2 बार चलेगा, 5 5 5 6। ऑपोजिट्स करें, 1 5 और 5 1 दर डिफरेंट, पहली डाइस दूसरी डाइस, अभी भी 5 आ रहा है, 2 5 3 5 4 5 5 5 ले चुका हूँ, 6 5। तो अगर इनको गिने तो 5 1 से 5 6 तक 6 और 1 2 3 4 5, तो टोटल केस कितने हो गए 12 नहीं हुए ना, क्योंकि 5 5 2 बार काउंट नहीं करा, एक बार कराएंगे काउंट। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, दैट इज n ऑफ s। सैंपल स्पेस में ये s हो गया, s टेक्स, s ये आउटकम्स लेता है, और नंबर ऑफ आउटकम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन E बाय नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस। लिख लोगे फॉर्मूला, वो खुद लिख लेना, इट इज इक्वल टू 11 बाय, ये आ गया आपका। अब लिखते हैं सेकंड, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट। क्वेश्चन कहता है 5 विल कम नीदर टाइम, ये क्या ना, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, ना फर्स्ट के ऊपर ना सेकंड के ऊपर। यहाँ 5 पहले के ऊपर आ रहा है या दूसरे के ऊपर आ रहा है। अगर मैं टोटल आउटकम्स में से इनको माइनस कर दूंगा तो वो वाले आउटकम आएंगे जिनमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा।
क्योंकि इनमें ही सब जगह 5 आ रहा है। अब 36 में से 11 को माइनस कर दो, 25/36, मतलब देखा जाए तो मुझे इस ई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका नेगेशन, यानी इसका उल्टा, यानी इसको छोड़कर जो बचेगा, यानी ये नहीं होना चाहिए, इसका नेगेशन क्या बनेगा। उसने कहा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, तो उल्टा क्या बनेगा, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इट इज 1 माइनस, तो 1 माइनस, तो आंसर ऐसे किया था क्या तुमने, ये सब तो नहीं मिला, लेकिन आंसर उसमें से देख लेते पीछे टेबल। ये सब नहीं किया था तो नंबर मिलेंगे 1, 4 में से 1 नंबर मिलेगा, ये सब करने के 4 नंबर मिलेंगे, तो तूने किया उसका 1 नंबर मिलेगा। अगर तो 25 केसेस बनाए हैं तो टाइम वेस्ट किया तुमने, क्या किया फिर 25 कैसे गिने, टेबल भी बनाई मान लो तब भी टाइम वेस्ट है। ऐसे किया है अगर तो सही है, सही तो वैसे कोई भी कर लो, बट ये इजी वे है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तुमने ऐसे किया है या नहीं किया, ऐसे ही किया बिल्कुल सेम, वो फर्स्ट पार्ट पहले किया, सेकंड वो तो लिखना है ना। फर्स्ट पार्ट पहले 25 कैसे निकाला, मतलब ये पहले तो ये लिख दिए कि हाँ। किस में आ रहा है, फिर पर तूने किया था क्या, फिर ऐसे मेरे किया, को लगा था कि आंसर एक बार नोट कर लो इसको। ये बता 25 कहाँ से आया, इसका लॉजिक। अच्छा तो ऐसे लिख लेना, 5 विल नॉट कम, तो 36 माइनस 25 करके दिखा दे, है वो करके दिखा दे 11, यानी ये 25 दिखा दे, 36 माइनस 11 करके आया जो, यहाँ पे जहाँ तूने 25 लिखा है ना विल नॉट, वो 25 कैसे आया, 36 माइनस 11, जो तूने 11 निकाले हैं वो माइनस करके आया ना। करना है क्या नोट ये कर लोगे, वीडियो में से हैं करना नोट। मैं तो कर रहा हूँ दीदी का। नेक्स्ट और कौन सा डाउट था, बस ठीक है, एग्जाम्पल हो गए हमारे सारे। 15.2 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। समरी पढ़ना एक बार, समरी इस चैप्टर की। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया था, यहीं से स्टार्ट कराया था। एक्सपेरिमेंटल 9th क्लास में थी, और अब थ्योरेटिकल या सब्जेक्टिव या क्लासिकल अप्रोच है। सेकंड, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये इक्वली लाइकली है, वेयर वी अज्यूम द आउटकम आर इक्वली लाइकली। मैंने डेफिनेशन में इक्वली लाइकली वर्ड यूज किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, यही बताया था। एवरी आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1, ये तो हम इसी बेस पर चलते हैं। और E plus E naught 1, where E naught stands for not E and they are complementary events. एग्जैक्टली जो बुक में लिखा है इसी को पूरा डिटेल में लिखवा कर नोट्स जो बने तो हमारे सेम यही चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है भाई, करें आगे, हुआ नहीं नोट, हो गया। चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं, 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज का। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फिर 14, वैसे 3 दिन में ही चैप्टर खत्म हो गया, ऐसे ही 14 चैप्टर भी 2-3 दिन में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ जार कंटेन 24 मार्बल, एक जार में कितने मार्बल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, अच्छा प्रेजेंट तो ना करके दिखाऊं, डायरेक्ट कर दूं, जल्दी हो जाएगा। 24 मार्बल हैं, उसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है, सम आर ग्रीन अदर्स आर ब्लू। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। आपको ये नहीं पता इसमें ब्लू कितने हैं और ग्रीन कितने हैं, नहीं पता। मान लेते हैं ग्रीन मार्बल हैं X और बाकी बचे हुए अदर मार्बल कितने होंगे,
या y लेना है तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y विल बी सेम एज 24 माइनस एक्स, जैसे मर्जी कर लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल? इट इज x बाई 24। नहीं आया समझ में? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल, g इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन मार्बल। ये गिवन है कितनी? 3 8 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, अदर मार्बल, क्वेश्चन खत्म। उसने यही पूछा था कि नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो ब्लू मार्बल अदर मार्बल कितने हैं? 8। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। एक बॉक्स में 12 बॉल्स हैं, जिनमें से कुछ x ब्लैक है। 12 में से अगर x बॉल्स ब्लैक कलर की हैं तो कौन सी अदर होंगी? अदर बॉल्स अदर देन ब्लैक, नॉन ब्लैक या अदर देन ब्लैक। 12 माइनस एक्स, टोटल बॉल्स हैं 12। अब वो बोलता है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? खत्म, यही आंसर आएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, एक्स ही नंबर ऑफ बॉल्स हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इट इज एक्स बाय 12। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड कहता है नाउ इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द, अब सेकंड पार्ट आ गया, इसमें हमने कितनी बॉल्स ऐड करी? 6 ब्लैक बॉल्स ऐड करी, तो अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी होगी बैग में, और बॉल्स कितनी हो गई? भाई 12 तो पहले ही थी, अगर 6 ब्लैक बॉल ऐड होंगी तो ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल x प्लस 6 और टोटल बॉल्स 18। क्लियर? नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ दैट व्हाट इट वाज बिफोर। पहले कितनी थी? x बाय 12। अब जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की वो पहले वाली से डबल। अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी? x प्लस 9 डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ x प्लस, अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x प्लस 6 और टोटल बॉल्स, ये डबल है। किससे डबल है? पहले वाली प्रोबेबिलिटी से। पहले वाली प्रोबेबिलिटी क्या थी? नहीं आया समझ में? सॉल्व करो। 2 6 जा 6 3 जा 3 टाइम्स x, और यहाँ ये x माइनस में आया, सो 2x इज व्हाट? सो x इज व्हाट? तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द स्टार्टिंग में कितनी थी? 3, और ये कितनी थी? 9। तो पहले प्रोबेबिलिटी 3 बाय 12 आ रही होगी, मतलब 1 बाय 4। जब हमने ये 6 ऐड कर दी तो अब ये कितनी होगी? 9। अब प्रोबेबिलिटी 9 बाय 18, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 होगी। अब प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? ये इसका डबल है, 2 इंटू 1 बाय 4 इज 1 बाय 2। हमें बताना था x की वैल्यू, आंसर x इज 3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। 5 तो रेड है और सम ब्लू है, तो कितनी मान ले? x मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी फिर? ब्लू बॉल्स अगर x है तो टोटल बॉल्स 5 प्लस x। अब इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल is double that of a red ball, P of B is double that of P of red. The probability of drawing a blue ball is x by 5 plus x is double 2 times of probability of red ball which is 5 over 5 plus x. ठीक है, अब कई बच्चे ना इसको मूर्खता करते हैं और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर x से x काटेंगे, सीधा ही काट लो। x प्लस 5 से x प्लस 5 डायरेक्ट कट ही तो रहा है, x की वैल्यू साफ साफ दिख तो रही है। इसका मतलब 10 ब्लू थी और 5 रेड थी, टोटल बॉल्स कितनी थी? जो मर्जी पूछ लो। ठीक है जी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, द आंसर इज 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या? अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शोज द नंबर, तो सबसे अलग ही बैठता है, इतना सामान गिरता रहता ना इसलिए। अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शोज द नंबर 1 2 2 3 3 6, यानी ये कैसी डाइज है? बाइज्ड। इसमें नंबर क्या है? 1 2 2 3 3 6, इसमें 4 नहीं है 5 नहीं है, ठीक है, यही नंबर्स हैं इसके। अब इन नंबर्स को, इस डाई को कितनी बार थ्रो किया? 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स किया तो 36 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, तूने प्रोबेबिलिटी तो निकाल नहीं रखा, बुक में दिया हुआ ना क्वेश्चन है? हाँ अच्छा ठीक है, पेपर खत्म हो जाएगा कहीं, मैं यही कर रहा था सॉल्व, बस मेरे को मिला नहीं था अब तक क्वेश्चन कहाँ है ना। तो हम कहाँ पर थे? पेज नंबर 311 311, सेकंड क्वेश्चन है। 2 बार फेंका इसको और क्या पता लगा फिर? टोटल स्कोर जो आया ना
उसको इन्होंने काउंट करा है ना। टेबल बनानी है आपको, टेबल इसने बनाकर दे रखी है लेकिन कुछ नंबर्स फिल नहीं गए हुए हैं ना, वो करने आपको जो कर रखे हैं। ऑपरेशन लगा रखे हैं इसने प्लस का, सम ऑफ द टू डाइस, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टू डाइस, ठीक है। आपको नीचे उसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल स्कोर, ये सब 3 चीज़ें पूछी हैं। तो एक बार हम बना लेते हैं, 1 2 2 3 3 6, 6 बाय 6 की ग्रिड बनेगी। प्लस करना डाइस का, ये एक आउटकम फर्स्ट डाइस और ये सेकंड डाइस। अब अगर मैंने यहाँ वही लिखूंगा 1 2 2 3 3 6, अब जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा तो ये वाला जो बॉक्स होगा इसमें आउटकम क्या बनेगा 1,1, इसमें जो आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा। आगे बात समझ में, आप जैसे मर्जी ले लो, पहले ये ले रहे हो और फिर दूसरे पे ये ले रहे हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लो, या फर्स्ट इसको ले लो सेकंड इसको, एक बार डिसाइड कर लो। फर्स्ट इसको ले लेते हैं और फिर सेकंड इसको, डिसाइड कर लिया तो हमेशा पहला ये लिखेंगे बाद में ये, 36 आउटकम बनेंगे। अब ये वाला आउटकम क्या बनेगा 2,2, ठीक है। ये वाला आउटकम ये क्या बनेगा आउटकम 2,3। क्लियर होगी बात। ऐसे कितने आउटकम बनेंगे 36, उन आउटकम्स का सम करना है हमने। तो 1 और 1 कितना 2, उसने कुछ फिल करके दे रखे हैं और कुछ आपको करने हैं, मैं तो सारा ही करूंगा, ठीक है। बुक में क्या करना है देख के, ये उसने यहाँ पर प्लस दिखा रखा था इसी बात के लिए, अगर यहाँ मल्टीप्लाई दिखा हुआ था तो फिर उनको मल्टीप्लाई करना था। आगे बात समझ में। तो ये आउटकम है, कितने आउटकम बनेंगे 36 आउटकम बनेंगे ऑब्वियसली। उन 36 आउटकम का क्या कर रखा है हमने, सम कर रखा है। तो एक बार ये मैं बॉक्स को कंप्लीट कर देता हूँ सो दैट हमें देखने में दिक्कत ना हो। ये हमने कंप्लीट कर दिया, अब क्या भरेंगे 2 3 3 4 4, नहीं आया समझ में, फटाफट से भरो 3 3 4, बोलो मैं तुमसे पहले भर रहा हूँ, बोलो आगे बोलो। 4 5 5 8 5 5 6 6 9 5 5 6 6 9 8 8 9 9 12। ठीक है, अब 36 आउटकम्स है, ये नहीं देखने, ये तो अलग है, इसमें देखने हैं। अब फर्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन। इवन वाले काउंट कर लो, ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 18/36। सॉल्व करने के बाद तुमने तो प्रॉपरली लिखना है, मैं तो आंसर निकाल रहा हूँ सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। 6 की प्रोबेबिलिटी 6 गिन लो, इसमें दिख रहे हैं 6 नहीं, इसमें दिख रहे हैं 2 और 2 और कहीं दिख रहे हैं 6। प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4/36 1/9। नेक्स्ट है एटलीस्ट 6, कम से कम 6 या 6 से ज़्यादा, 6 के इक्वल भी चलेगा, या तो 6 से कम वाले निकाल के 1 में से, या फिर 6 वाले और 6 से ज़्यादा वाले काउंट कर लो, जैसे मर्जी कर लो। देखो इसमें सभी 6 से बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए, 1 2 3 3 इसके हो गए, इसमें देखें तो 1 2 3 3 इसमें हो गए, इसमें एक 15 डिवाइड बाय 5/, क्लियर। तो 5/12 इज द आंसर। चलें आगे, कौन सा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्याम एंड एकता विजिट टू अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, 2 कस्टमर्स आर देयर। एक पर्टिकुलर शॉप पर वो विजिट करते हैं सेम वीक में, ट्यूसडे टू सैटरडे का वीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे के बाद वीक खत्म हो गया, अगला वीक स्टार्ट होगा तो वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, तो सैटरडे के बाद ट्यूसडे नहीं आएगा, क्लियर, वो गैप आ जाएगा, बस यहीं तक वीक है। 2 कस्टमर है, एक तो श्याम और दूसरा, जो 2 कस्टमर है, एक श्याम है और एक एकता। अब श्याम
के लिए ये दिन हो गए 5, वीक में किसी भी दिन वो विजिट करता है शॉप पर। एकता के भी 5 दिन होंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आगे बात समझ में? जब 2 कस्टमर एक ही शॉप पर एक ही वीक में विजिट करेंगे तो हो सकता है कि वो सेम डे जाएं और हो सकता है कि वो डिफरेंट डे जाते हों, लेकिन उसी वीक में विजिट कर रहे हैं वो। तो ये 5/5 की ग्रिड समझ में आई? जैसे आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो हो सकता है दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, या फिर हो सकता है दोनों पर डिफरेंट आए। पहली डाइस के पास भी वही 6 ऑप्शन है, दूसरी डाइस के पास भी वही 6 ऑप्शन है। शाम जिस दिन जाता है, एकता के ऊपर कोई बैन थोड़ा ना कि वो उस दिन नहीं जा सकती, वो जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। एकता के अपने 5 डेज हैं, शाम के अपने 5 डेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी? 25, 5 × 5। ये समझ में आया नहीं आया? अगर मैंने यहाँ पर डॉट बनाया तो इस डॉट का मतलब क्या है? शाम एंड एकता बोथ विजिट ऑन ट्यूसडे। इस डॉट का मतलब क्या है? एकता तो ट्यूसडे को, एकता यहाँ है ना, और शाम पीछे वाला। अब लिखेंगे कैसे? इसको फर्स्ट ले रहे हैं और इसको सेकंड, तो बाद वाला कौन होगा? शाम, और पहले वाला एकता। क्लियर? इसको आप भरना चाहो तो भर सकते हो T, T, W एंड सो ऑन। 25 भर लोगे। पहले वाला कौन है? पहले एकता जा रही है और दूसरे पे शाम। कोई डाउट? अच्छा, अब 25 आउटकम्स है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों सेम डे विजिट करें, एक आउटकम 2, प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? ये किस डे की हुई? कोई दिक्कत? अगर मैं कहूं डिफरेंट डे विजिट करें, 1 में से 1/5 ही यार, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं हो गया। या तो सेम डे करेंगे या तो सेम डे नहीं करेंगे। सेम डे नहीं करेंगे तो डिफरेंट डे हुआ। हाँ, 20/25 भी सही है। अगर 25 आउटकम है, 5 माइनस करें 20/25 वही आया। या 1 में से 1/5 माइनस करो 4/5, डिफरेंट डे। कॉन्जिक्यूटिव डे अगर विजिट करें तो कॉन्जिक्यूटिव डे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझ रहे हो? एक के बाद एक, मतलब अगर शाम गया मंडे को, ट्यूसडे को, तो फिर एकता वेडनेसडे को, ये हुआ कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन उसमें ये भी हो सकता है शाम ट्यूसडे को, एकता वेडनेसडे को, या उल्टा एकता ट्यूसडे को और शाम वेडनेसडे को। ये वाला बनेगा क्या कॉन्जिक्यूटिव? TW, हाँ TW बन गया। अच्छा, और कौन सा बनेगा? ये नहीं बनेगा, TW बनेगा। W और TH। वेडनेसडे थर्सडे बना, ट्यूसडे वेडनेसडे 1, वेडनेसडे थर्सडे 2, थर्सडे फ्राइडे 3, फ्राइडे सैटरडे 4। सैटरडे ट्यूसडे नहीं होगा, सैटरडे और ट्यूसडे थोड़ा ना आएगा, एक ही वीक की बात हो रही है। 4 हुए। अब इन 4 में आप लगा लो, पहले कौन है? शाम, दूसरे पे कौन है? एकता। अब उल्टा, तो फिर 4 केस बन गए और 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 15.2 कंप्लीट। यही 3 पार्ट पूछे उसमें। देखो, सेम डे, कॉन्जिक्यूटिव डे और डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी बतानी थी हमें, और ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप। ठीक है, मतलब वो तो हम ले ही चल रहे थे कि इक्वली लाइकली है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर तुम्हारा हो गया कंप्लीट। इसमें ना एक लीप ईयर का क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस। डाउट है उसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद डाउट पूछ लो। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी के हिसाब से तो हो गई कंप्लीट। अब इसमें एक्स्ट्रा जो मैं करा रहा हूँ उसको देख लेना। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये हॉट्स के क्वेश्चन समझ लो या एक्स्ट्रा समझ लो, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है और सारे ही दिक्कत देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अ नंबर इज सिलेक्टेड, अ नंबर इज सिलेक्टेड, एक ही नंबर सिलेक्ट किया फ्रॉम फर्स्ट 10 prime numbers, first 10 prime numbers. What is the probability that it will be an average of them? It will be an average of them. सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तुम्हें मार देगी, तो समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन में दिया क्या होगा, है ना? तो कई वो बस लैंग्वेज पढ़ के ही पता नहीं क्या दे दिया, छोड़ देंगे। A number is selected from the first 10 prime numbers. पहले 10 prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19,
23, 21 नहीं होता, सॉरी 23, 29, 27। सॉरी 3 और 9 दोनों। क्या बात कर रहा है यार, टेबल तो पढ़ी होगी बचपन में। 4 और 4 8 और 2 10, कोई दिक्कत? ये 10 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 10। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी निकालो 5 की, तो 1/10 क्योंकि एक ही है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इट विल बी एन एवरेज ऑफ देम। उनका पहले एवरेज। पहले इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो पता है तुम्हें इनका सम कितना आएगा? इन सब का सम आएगा 129। करके देख लो। 2 करना तो पड़ेगा, अरे मीन निकालना आता है ना 9th क्लास के अंदर। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 28 3 कर लो पहले 31 41 41 और 7 48 58 58 और 20 ऐड कर लो 78, एक कम कर दो 77 77 और 3 कर लो पहले 80 100 120 डिवाइड बाय कितना बना? इसके अंदर 12.9 है कहीं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी नहीं आया समझ में। अगर इनका एवरेज ऐसे आता कि लाइक 12 आता, मतलब 13 आ जाता है एवरेज सपोज, ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी 1/10। कोई डाउट? ठीक, ये आ गया समझ में। अब जरूरी नहीं कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर दें, फर्स्ट 10 नंबर्स कह दें। तो 1 2 3 से लेकर कहां तक? इनका सम 10 × 11/2। तुम ऐड ही करने लग जाओगे। अरे 1 से लेकर n तक का सम था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, n × n + 1/2। नहीं याद आया? वो 100 तक का भी करते थे। 50-50 जो आंसर आया था, कितना आंसर आया इसका? ये तो इसका सम आया, मुझे निकालनी है एवरेज डिवाइड बाय 10। 5 पॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? यही 5.5 इसके अंदर नहीं है। क्लियर? बट इन केस अगर कुछ ऐसा नंबर मिले जिसमें हो तो आज आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसमें ये देखना कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ वोवल if all the letters of the word mathematics are if one letter from the word mathematics is chosen at random। अगर हम mathematics word में जितने भी letters हैं उनमें से कोई भी एक letter randomly choose कर रहे हैं, तो what is the probability वो letter vowel होगा या consonant होगा, whatever जो भी है। सबसे पहले तो अलग अलग कर लो इनको, M A T H E M A T I C S। कितने हैं गिनना? 11। टोटल आउटकम्स आर वोवल गिनना, तो प्रोबेबिलिटी विल बी नॉट अ वोवल। आगे समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो रिपीट ही काउंट करेंगे, 2 बार है मैं तो 2 बार काउंट करेंगे, सब अलग अलग काउंट हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड दे देगा उसके अंदर वोवल या कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड टॉपिक है इसके अंदर लीप ईयर वाला, LY लीप ईयर। अब देखो तुम्हें पता है 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर में। एक नॉर्मल ईयर में 1 सिंपली ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर में इतने डेज होते हैं, और एक लीप ईयर में एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, बट देयर इज ए एक्सेप्शन। हर एक 4th ईयर लीप ईयर हो जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन होती है। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड होता है, ये तब है जब सेंचुरी ईयर ना हो, नॉट इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर। ये जो रूल होता है ना कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, वो रूल तब लगता है जब हमारा ईयर सेंचुरी ईयर ना हो। अब सेंचुरी ईयर कौन सा होता है? जैसे 2000 इज अ सेंचुरी ईयर, जो 100 वाले ईयर होते हैं वो सेंचुरी ईयर है। क्लियर? अब हम 21st सेंचुरी में, 2100 वाली सेंचुरी में चल रहे हैं ना, 2000 ईयर्स तक तो जा चुके हैं, तो 20th सेंचुरीज खत्म हो चुकी हैं, 21st में हम। तो सेंचुरी ईयर पता लग गया। अगर सेंचुरी ईयर को चेक करना है, जैसे 1800 ये सेंचुरियन ईयर हो गया, ये 4 से डिविजिबल है, 450 आएगा, बट लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इस केस में रूल होता है, ये पढ़ा नहीं होगा तो मैं बचपन में कहीं, वैसे लोग बताते भी नहीं है, इसके लिए रूल होता है कि वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 400 से।
तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है, ये रूल होता है, ठीक है। इसका मतलब 1600 सेंचुरियन ईयर जो था वो लीप ईयर था, द आंसर इज यस। इसके बाद लीप ईयर सेंचुरी ईयर में कौन सा आया होगा? 2000। 2000 के बाद कौन सा आएगा? 2400। क्लियर होगी बात? 2096 जो है ना, ये लीप ईयर होगा। इसके बाद 2104 लीप ईयर आएगा, 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा। अब नॉर्मल कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। 4 साल बाद तो 2100 आ जाएगा, और 2100 ईयर वाला जो 2100 होगा ना, वो उसमें फेब में 28 डेज होंगे, चेक कर लेना कैलेंडर में, 28 डेज होंगे। मतलब इसके बाद सीधा 8 साल के जंप में आएगा लीप ईयर। सेंचुरी ईयर में देखना होता है 400 से डिविजिबल, और नॉर्मल में देखना होता है 4 से। लीप ईयर में बस फेब में 29 डेज होते हैं, जिसकी वजह से 366 डेज होते हैं टोटल ईयर में, ठीक है। हम देख लेते हैं जो ये 365 या 366 डेज हैं, ये कितने वीक्स में डिवाइड होते हैं। वीक्स में डिवाइड करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 35 आया, 15 बना, 7 2 14 हो गया, 1 आया। तो बाय दैट एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, आई कैन राइट 365 इक्वल्स टू 7 इंटू 52 प्लस 1, राइट। 7 था डिवाइजर, 52 आया क्वोशंट। 7 होता है 1 वीक, 7 डेज का 1 वीक। तो कितने वीक्स बने? 52। यानी कि 1 ईयर में, 1 ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होंगे। स्पेलिंग ठीक है या गलत है? डबल ई होता है या ए होता है? डबल ई होता है ना, हमें चेक कर रहा था, डबल ई होता है। और प्लस रिमाइंडर जो आया ये 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। क्लियर? ये सिचुएशन चलती है। अगर 366 डेज हैं, आपने कभी नोटिस किया 1 डेट को और 8 डेट को सेम ही डे होगा? अगर 1 को मंडे है तो 8 को भी, क्योंकि इसमें 7 ही तो ऐड हुआ है। अगर हमारा 1 ईयर 364 डेज का होता सपोज, और आपका किसी भी ईयर बर्थडे थर्सडे को आ रहा है और कोई लीप ईयर नहीं होता, तो हर साल आपका बर्थडे थर्सडे को ही आता। हर साल आपका बर्थडे थर्सडे को ही आता, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये डिविजिबल है। और हर ईयर का फर्स्ट डे भी सेम ही होता, और हर ईयर के सेम डेज होते हैं। बट ड्यू टू 1 डे डिफरेंस, ये जो एक्स्ट्रा 1 आया, इस एक दिन के, ये ओल्ड डे है, इस 1 को बोलते हैं ओल्ड डे, ठीक है। कैलेंडर का पूरा चैप्टर होता है एप्टीट्यूड की बुक में। तो ये जो 1 ओल्ड डे है, इसकी वजह से क्या होता है, मान लो पिछले साल किसी का बर्थडे फ्राइडे को था, पिछले साल, इस साल उसका बर्थडे आएगा सैटरडे को, पर एक कंडीशन पर, ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर हुआ तो संडे को है। अगर लीप ईयर हुआ तो 2 दिन का गैप आएगा, लेकिन लीप ईयर में भी 2 बातें देखी जाएंगी। उसके लीप ईयर में फरवरी 28 से पहले ही आ रहा है या फेब के बाद आ रहा है। मान लो उसका बर्थडे सितंबर में आ रहा है, हाँ, तो फिर 2 दिन का गैप आएगा। लेकिन जनवरी में आ रहा है, फेब के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो फिर एक ही दिन का गैप होगा लीप ईयर की वजह से, है ना। मान लो अगर मेरे को याद है लास्ट टाइम मेरा बर्थडे ट्यूसडे को था, तो इस बार मेरा बर्थडे वेडनेसडे को आएगा। लेकिन ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। लास्ट टाइम मेरा अगर ट्यूसडे को था, तो इस बार मेरा वेडनेसडे को नहीं होएगा। कब होएगा? थर्सडे को होएगा। एक दिन का डिफरेंस तो इसलिए पड़ गया क्योंकि 365 होते हैं, और एक दिन का और पड़ गया क्योंकि लीप ईयर है 2020। अब इस साल मेरा थर्सडे का, तो अगले साल मेरा बर्थडे फ्राइडे को मिलेगा, फिर सैटरडे को होगा, फिर संडे को होगा, और फिर मंडे को नहीं होगा। तो वैसे ही कॉमन सेंस की बात है, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। खैर, कैलेंडर के समझ जाओ कि भाई ये सिचुएशन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वैसे नॉर्मली पूछूं 1 ईयर में कितने वीक होते हैं? एक साल में 12 महीने हो गए, है ना। और एक महीने में कितने वीक होते हैं? 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? लेकिन कुछ दिन एक्स्ट्रा भी होते हैं, है ना। कभी तुम देखा 5 वीक देखे, पर 5 संडे देखे हैं? 5 संडे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 5 वीक नहीं होते, सेकंड डे ही संडे है ना। तो ऑलमोस्ट 4 वीक्स होते हैं, पर कुछ दिन एक्स्ट्रा भी बच जाते हैं मंथ में। तो 12 मंथ के हिसाब से तो 48 ही वीक्स होने चाहिए। अगर एक साल में 12 महीने हैं और 4 हफ्ते का एक महीना है, अगर लेकर चलें तो 48 ही होने चाहिए, 48 होने चाहिए, जबकि 52 वीक्स हैं। तो हर महीने में 30 या 31 डेज हैं, तो वो 2-3 एक्स्ट्रा करते करते हमारे 2-3 वीक्स एक्स्ट्रा, 4 वीक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। कुल मिलाकर पूरे 1 ईयर में
1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। अगर वीक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 52 वीक्स होते हैं, और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है और लीव ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कोई दिक्कत? ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी ईयर में कितने संडेज होते हैं, 1 ईयर में, कोई भी ईयर, रैंडमली अगर मैं कोई भी ईयर लूं और मैं पूछूं उसके अंदर नंबर ऑफ संडेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ संडेज कितने होंगे किसी भी ईयर में, इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ संडेज इन दैट ईयर। किसी भी ईयर में कितने होंगे? 49। एक साल में कितनी बार संडे आएगा, मैंने ये पूछा। 52 टाइम्स आएगा। और वो एक दिन में 7 साल में वो एक 53 भी हो सकता है। 52 या 53 हो सकता है। हाँ। 52 आया समझ में? नहीं आया। 1 ईयर में कितने वीक होते हैं? वीक का मतलब हफ्ते का मतलब, डिफाइन, हाँ डिफाइन अ वीक। अ वीक इज अ कलेक्शन ऑफ 7 डेज, जिसने भी बनाया होगा। डिफाइन मंथ, अ मंथ इज अ कलेक्शन ऑफ 30 डेज, अ ईयर इज अ कलेक्शन ऑफ 12 मंथ्स और 52 वीक्स और whatever you say. So 1 year is collection of 52 weeks, and in 1 week every day comes just once. हर एक दिन एक हफ्ते में एक बार आता है। अगर 52 वीक्स हैं 1 ईयर में, कंफर्म्ड, मैंने अभी एल्गोरिथम से बताया, और एक दिन एक्स्ट्रा भी है, चलो ये 1 डे एक्स्ट्रा है, ये दिन को अभी छोड़ दो। 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज तो डेफिनेटली ही होंगे ही। एक हफ्ते में एक संडे तो एक ही आता है संडे। 52 संडेज क्लियर हुआ। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा है, क्या ये दिन संडे हो सकता है? हो सकता है, पर मंडे भी हो सकता है। 7 साल में एक बार संडे आएगा। ऐसा कह सकता है 7 सालों में एक साल ऐसा जरूर होगा जिसमें 53 संडेज होंगे, ये बात कह सकता है। बारी बारी से ही चलेगा सिस्टम। जैसे सपोज कि कोई ईयर स्टार्ट हुआ संडे से, स्टार्ट 1 जनवरी संडे आई, तो उसका जो 30 दिसंबर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? सैटरडे होगा। सैटरडे होगा? नहीं, संडे होगा। नहीं, मैं बता दूं। 1 जनवरी को क्या है? 30 1 जनवरी को क्या है ये बताओ। संडे। हाँ, ठीक है, अब 7 जनवरी को क्या है? सैटरडे। कितने ऐड किए मैंने? 6 दिन ऐड करें। फिर 13 जनवरी को क्या है? कितने दिन ऐड करें? 7 ऐड करें। नहीं, 7 ही ऐड कर लो, चलो कोई बात नहीं, वैसे समझा देता हूँ। 8 जनवरी को क्या होगा? कितने ऐड करें? 15 जनवरी को क्या होगा? कितने ऐड करें? 1, 8, 15, 23। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। फर्स्ट डे संडे, 8th डे, 15th डे, 23rd डे। अब जनवरी फरवरी का कंसेप्ट नहीं है, समझ में आ गई बात? अब तो डेज, नंबर ऑफ डेज में चल रहे हैं हम। 32nd डे आ जाएगा, 33rd डे आ जाएगा, नहीं आई बात समझ में? तो अब मेरे को देखना है कि इस ये पी बन गई। A52 देख लेता हूँ। व्हाट इज 52 टर्म? इट इज A + 51D। A कितना है? D कितना है? 7 5 जा 53rd देख लेता हूँ। A53 क्या बनेगा? A + 1 + उसमें 7 प्लस 52 × 7 = 1, यही तो था 365। 7 × 52 + 1, इसका मतलब 53rd टर्म यहाँ आएगी। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे 53rd टर्म। वो 53rd टर्म क्या होगी? इस दिन क्या था? संडे। इस दिन क्या था? इस दिन क्या था? इस दिन क्या था? हर दिन संडे था। तो 365 डे भी क्या होगा? यानी कि अगर कोई ईयर स्टार्ट हुआ संडे से, ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूँ जिसमें 365 डेज है, वो खत्म भी संडे को ही होगा। तो अगले साल में तो जैसे वही ईयर जिस आपने कहा, तो अगले साल मंडे से स्टार्ट हो गया। वही कर रहा था।
हाँ अगले साल मंडे से स्टार्ट होगा, तो तभी एक दिन का डिफरेंस आ गया। अगर अगला साल भी संडे से ही स्टार्ट होता तो इस ईयर जो बर्थडे था वो डे वही रहता, तभी तो एक दिन का डिफरेंस आया। समझ में अब लॉजिकली मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, तुमने फर्स्ट डे 1 जनवरी को संडे लिया, तो जो 364th डे होगा ना वो सैटरडे पर एंड होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसमें 52 वीक्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए। 364 नंबर 52 से डिविजिबल है 7 पे, नहीं समझे क्या? अगर ये 52 7 जा 364, 52 वीक्स के बाद आपका जो भी थे ईयर कंप्लीट हो गया, एक दिन रह गया, बाकी ईयर कंप्लीट है। तो 1 डे को अगर मैं अभी छोड़ दूं तो 1 जनवरी को अगर संडे था तो 30 दिसंबर को सैटरडे ही बनेगा, क्योंकि उस दिन हमारे वीक कंप्लीट हो जाएंगे सारे। नहीं समझ में आई बात? और फिर 31 को क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। क्लियर? अब ऐसे सोचो, अगर हमारा 1 जनवरी संडे था तो उस ईयर में 53 संडे हुए। +1 जो था वो संडे हो गया। लास्ट वाला 31 दिसंबर संडे ही तो आया, तो 53 संडेज हो गए ना। और 1 जनवरी क्या था अगर मंडे, तो फिर 53 मंडेज हो गए। ये बात समझ में आई? यानी फर्स्ट डे तो कुछ भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जो भी फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होगा, तो उसमें 53 वही दिन 53 हो जाएंगे और बाकी सारे 52 होंगे। नहीं आया समझ में? समझ में आया सभी को? इसका मतलब अगर क्वेश्चन वाला ये पूछ ले, इतनी डिटेल में समझाते हैं तुम्हें, इतना मुश्किल था नहीं वैसे। खैर ठीक है, सीधा समझाता ना तो वैसे समझ में नहीं आना था। बच्चों को यही क्वेरी रहती है कि फर्स्ट डे ये होगा वो होगा, इस टाइप से सोचते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो तुम्हें पता है फर्स्ट डे अगर ये होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम वैसे ही सोच सकते थे। अगर तुम्हें समझना चाहिए ना इस क्वेश्चन को तो ऐसे करना चाहिए भाई। एक सिंपल सी बात है, 365 डेज 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा में कवर होता है। 52 वीक्स का मतलब 52 संडेज होंगे। टू गेट 53 संडेज वी नीड दैट 1 एक्स्ट्रा डे टू बी संडे। So for the favorable outcome it is 1. Now the total possible outcomes are 7 because that 1 extra day can be anything like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday जो भी है 7 दिन उसमें से एक चाहिए। ये आया समझ में? ये थी सिंपली जो उसका एलेबोरेशन थी। उससे पहले मैंने वो बता दिया कि 1 जनवरी को, अब तो वो भी क्लियर हो गया कि अगर 1 जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि कोई भी दिन हो सकता है, तो जो भी दिन 1 जनवरी को होगा वही उतना ही 53 टाइम्स रिपीट होगा, वही वाली चीज़। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये ना क्वेश्चन वाला क्लियरली बताएगा एन ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर, कुछ भी ये क्लियरली बताना चाहिए क्वेश्चन, तो गलत माना जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? एन ऑर्डिनरी ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक ऑर्डिनरी ईयर रैंडमली सिलेक्ट किया है। ठीक है? अगर वैसे वो नहीं बताएगा ना तो क्वेश्चन तो तब भी होगा, पर वो 12th क्लास का बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। वो 12th क्लास का कंसेप्ट आएगा। अभी तो बताएगा आपको 10th क्लास में। एंड अगर ना बताए तो भाई ऑर्डिनरी ईयर तो ना बताए सबसे बेस्ट है ना? हम दोनों कराएंगे और नहीं चलेंगे चेक एनीवन, हमारे तो दोनों ही ठीक है। यानी हम दोनों ही केस कर देंगे, ऑर्डिनरी ईयर होगा और लीप ईयर होगा, है ना? आपको नॉलेज है तो डरने की क्या जरूरत है, सब कुछ करके आ जाओ, है ना? तो कोई अजम्पशन नहीं लेना कि ऑर्डिनरी ईयर है, दोनों केस डिस्कस कर दो। एंड ऑर्डिनरी ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट कंटेन्स 53 Fridays. The answer is, दोबारा बताऊं या आ गया समझ में? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 और टोटल केसेस 7। ये कैसे आया? एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे सिंस देयर आर 365 डेज इन ए ईयर, वेरी गुड, विच कंप्राइज ऑफ, मतलब हाँ जो कंटेन करता है, विच कंटेन्स 52 वीक्स एंड 1 डे। ठीक है? तो दैट इंप्लाइज देयर मस्ट बी 52 फ्राइडेज। ये समझ में आया? अगर 52 वीक्स हैं तो 52 फ्राइडेज होंगे ही होंगे, क्योंकि 52 वीक्स हैं, एक वीक में एक फ्राइडे आता है, 52 फ्राइडेज होंगे। सो टू गेट 53 फ्राइडेज इन अ ईयर, यानी ऑर्डिनरी ईयर में, इन एन ऑर्डिनरी ईयर 53 फ्राइडेज, यानी 50, यानी जो 1 डे है वो 53rd फ्राइडे तभी बनेगा जब वो 1 डे फ्राइडे होगा। सो टू गेट 53 फ्राइडेज इन 1 ईयर वी नीड
दैट एक्स्ट्रा डे या दैट वन डे टू बी फ्राइडे, क्लियर, बट इट कैन बी एनी वन ऑफ 7 days। ये लिखना है, प्रॉपरली लिख कर दिखाऊं क्या, आगे समझ लो, अरे इंग्लिश तो बनानी है, तुम तो ऐसे इंटेलिजेंट हो इंग्लिश में, बट इट कैन बी एनी वन ऑफ द, दैट इज संडे मंडे वगैरह लिख लेना, एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई 53 फ्राइडेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 7। हुआ क्लियर नहीं हुआ? अगर यही क्वेश्चन ऑर्डिनरी ईयर की जगह वर्ड यूज करता, अब ध्यान से, इसमें 52 वीक्स एंड 1 डे की जगह कितने डेज आ जाएंगे लीप ईयर में? 2 days। तो वो 2 दिन, जो भी 2 दिन होंगे क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना, संडे मंडे, 1 मिनट 14 बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, संडे मंडे एक केस, एक मंडे वेडनेसडे हो सकता है, मंडे और वेडनेसडे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे ना, 2 days आर एक्स्ट्रा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो नहीं हो सकता ना, अलग अलग कर दिए, या मंडे बाद इस बार इस साल हम वेडनेसडे बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। आया समझ में? कितने आउटकम्स? 7 ही तो हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर। अब उसे चाहिए क्या था, 53 फ्राइडेज। फ्राइडे यहां पर होगा, अगर थर्सडे फ्राइडे हुए तो भी 53 आ सकते हैं, और फ्राइडे सैटरडे हुआ तब भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। ये क्लियर हुआ? कितना आंसर आया? 2/7, क्योंकि दोनों केसेस में फ्राइडे आ रहे हैं। दोबारा समझाऊं क्या? 53, तो लीप ईयर में आंसर आएगा 2/7। ये फ्राइडे दे दे, सैटरडे संडे मंडे कोई भी डे दे दे, डे से नहीं फर्क पड़ता, आंसर नॉर्मल ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7। 54 फ्राइडे, 4 फ्राइडे 0, इम्पॉसिबल इवेंट। किसी ईयर में 54 फ्राइडे नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं होंगे, सेम सेम थोड़ा रिपीट होंगे। क्लियर? अब ये तो था सिंपल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में पूछा मैंने, इट कंटेन्स 52 फ्राइडे। ऑर्डिनरी ईयर में पूछा 52 फ्राइडेज, या 1 श्योर इवेंट नहीं हो गया, 1 हो गया ना? वन हुआ ना? नहीं, +1 दिक्कत दे रहा दिमाग में। इट कंटेन्स 52 फ्राइडेज, बता भाई, 1 श्योर इवेंट हो गया, 52 फ्राइडेज ही होंगे, एक ईयर में होते ही हैं। सर एक फिर भी है नहीं 6/7। तो यार टैलेंट ना सही में अब काम नहीं आ रहा। 52 फ्राइडेज हैं भाई, और तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका करेक्ट आंसर वही है जो बोला था, 6/7, पर लॉजिक पता होना चाहिए ये 6/7 क्यों है। क्वेश्चन कह रहा है 52 फ्राइडेज, 52 फ्राइडेज का मतलब 52 एग्जैक्टली लिखा तो नहीं हुआ, एग्जैक्ट कैसे मानेंगे? अच्छा तो कम ज़्यादा चल जाएंगे, कम ज़्यादा चल जाएंगे। 51 ऐसे तो कुछ भी कर देंगे। हाँ, अरे जब बोला है 52 फ्राइडेज है ना, आपको कहे 18 डेट को आपका पेपर है, आपको कहे 18 चल नहीं सकता, 19 या 17 चल नहीं जाएगा, 8। अच्छा आप ऐसे पूछोगे ये एग्जैक्टली 18 को ही आना है। एग्जैक्ट क्या होता है? 52 का मतलब तो 52 ही है। इट क्लियरली मीन्स इट कंटेन्स एग्जैक्टली 52 फ्राइडेज, और 52 फ्राइडेज इन नॉर्मल, सिंपल है ना, यहाँ एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात? 1 किलो चीनी ले आना, 1000 ग्राम। एग्जैक्ट बोलूंगा तो 1000 ग्राम का मतलब 1001 ग्राम नहीं होनी चाहिए, और जब तुम लेने जाओगे ना तो हो सकता है 1003 ग्राम या 999 ग्राम दे दे, क्योंकि 1-2 ग्राम का फर्क पड़ सकता है वेट मशीन की वजह से। वहां पर अगर देखें तो एग्जैक्ट थोड़ा मीनिंगफुल बनता है, यहाँ क्या मीनिंगफुल बनता है? डेज है, 52 का मतलब 52 ही है। इसका मतलब 52 वीक्स तो है ही है, तो 52 फ्राइडेज तो है ही है, एक दिन एक्स्ट्रा भी तो है। अगर ये एक दिन एक्स्ट्रा फ्राइडे हो गया फिर तुमने गलत आंसर दे दिया, नहीं आई बात समझ में? दिस ईयर कंटेन 52 फ्राइडेज ओनली इफ दैट 1 एक्स्ट्रा डे इज नॉट अ फ्राइडे। नहीं समझ में आई बात? इस ईयर में या किसी भी ईयर में 52 ऑर्डिनरी ईयर में 52 फ्राइडेज तभी और तभी माने जाएंगे, तभी होंगे जब एक एक्स्ट्रा दिन, नहीं तो धोखा हो जाएगा। तुम क्या समझ में आ रही है बात?
इसका मतलब वो एक्स्ट्रा डे कुछ भी हो सकता है, पर फ्राइडे नहीं हो सकता। इसका मतलब 6 केस हो सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, फ्राइडे को छोड़कर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 6/7। नहीं आया समझ में? पक्का? अगर यही क्वेश्चन लीप ईयर में पूछ ले और पूछे, क्या बात है, 5/7 कैसे? अब वो थर्सडे, फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे को छोड़कर कोई भी आ जाए तो फिर 52 ही फ्राइडेज होंगे। हुआ क्लियर? ठीक है, और इसके बारे में टफ क्वेश्चन बनते हैं वो टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, बस बंद करते हैं। अब कंप्लीट कर ले।